चलिए सभी का ए प्लस आईएएस एकेडमी पे सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर पे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा, जो हम लोग को पढ़ना है क्लास में, तो बात करेंगे बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सभी जानते हैं, बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि इनको दी गई थी। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि उनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। दूसरा, भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं, आने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तीसरा है बेटा ऑपरेशन त्रिशूल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक है जो हमारा आठवीं जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, आईएसए जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 150वीं जयंती। आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर को हुआ था, 1875 को। और 15 दिसंबर 1950 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। सरदार साहब, चूंकि इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इनके नाम के आगे सरदार कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब देश आजाद हुआ तो भारत के पहले जो है उप प्रधानमंत्री भी बने थे और गृह मंत्री भी बने थे। आपको याद होगा, जब देश आजाद हुआ उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी वो देसी रियासतों के एकीकरण की थी, क्योंकि इस देश में 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। उन रियासतों को भारत के पक्ष में करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चाहे जूनागढ़ रियासत हो, चाहे कश्मीर रियासत हो, चाहे वो हैदराबाद का रियासत हो। और ये काम जो सौंपा गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को सौंपा गया और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है इन चीजों को निभाया। देसी रियासतों के जो एकीकरण में जो उनकी भूमिका थी, आज उन्हीं की जो है जयंती है। उन्हीं जयंती को हम याद करेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर वो दिन जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 150वीं जो है इस बार जयंती मनाई गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी किसी का 100 साल पूरा होता है, 50 साल पूरा होता है, 150 साल, 200 साल, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात के एकता नगर एक जगह है, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है जो 152 मीटर ऊंचा है। और सरदार पटेल जी की स्मृति में एक विशेष डाक सिक्का भी, मतलब कहा जाए स्मारक सिक्का कहिए या डाक टिकट भी कहिए, वो जारी किया गया है। और चूंकि इन्होंने देसी रियासतों की जो इंटीग्रेशन था, एकीकरण था, एक साथ सभी को समाहित करना, भाई जिस तरीके से अब हैदराबाद को, भाई यही था ना कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए, या स्वतंत्र की बात की गई थी कि भाई कुछ शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए समस्या थी। और इस समस्या का जो जो निवारण निकाला वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने निकाला। और इसीलिए मैंने कहा कि 31 अक्टूबर का वो दिन, जिस दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में 152 मीटर ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी लगी हुई है। तो आइए उनको याद करते हैं। और चूंकि मैंने कहा ना कि उनका नाम ही बहुत काफी है, इसीलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी भी परीक्षा में याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं चाहता तो पीपीटी के माध्यम से ये चीजें लिखवा देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखा भी करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात जो मैं करूं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर इनका जीवन काल देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था बेटा, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, 1875। इनकी मृत्यु अगर कोई पूछे कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1950 में, 15 दिसंबर को हुई थी, याद रखिएगा, 15 दिसंबर 1950 को। इस बार इनकी जो है 150वीं जो है जयंती मनाई गई है, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लौह पुरुष, भारत के आयरन मैन कहे जाते हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं, आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष कहे जाते हैं, लौह
पुरुष कहे जाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक चीज और जानते हैं आप सभी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात में एक जगह है बेटा एकता नगर। कौन सी जगह है? गुजरात में, याद रखिएगा, एकता नगर। तो गुजरात में एक जगह है बेटा एकता नगर, और एकता नगर पर क्या बना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। लिख लो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है 152 मीटर क्या है बेटा? ऊंचा है। ठीक है, 152 मीटर ऊंचा है। और इनकी स्मृति में, मैंने कहा इनकी जयंती है, इनकी स्मृति में क्या किया गया है बेटा? विशेष क्या किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। ऐसे ही आपको लिखना है मेंस में, डाक टिकट जारी। अब समझिए, एक एक चीज मैं बता दे रहा हूं उसमें। और ये भी कोई पूछे कि ये सरदार की जो उपाधि है किनके द्वारा दी गई थी, तो सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिलाओं द्वारा, लिख लो, बारदोली कहां पर है? गुजरात में। बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, महिलाओं द्वारा दी गई थी, द्वारा दी गई थी। एक एक चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर अगर पूछे तो खेड़ा जिला में हुआ था, गुजरात में। इनका जो जन्म हुआ था बेटा, याद रखिएगा, खेड़ा जिला में हुआ था, खेड़ा जिला में। और खेड़ा जिला कहां पर है? गुजरात में। अब बताइए, अगर आपसे कुछ भी पूछ दे इसमें से, भाई कितना मीटर ऊंचा है या कहां पर हुआ था, तो ये सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन बेटा मैंने एक ही जगह पर आप सभी को लिखकर बता दिया है, ताकि आप जब भी मेरी क्लास को देखें, जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज मान लीजिए 2025 चल रहा है, फिर 2026 में हम उनकी 151वीं जयंती मनाए, तो कम से कम जो बेसिक डिटेल है वो तो आपको पता रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमें मेन मेन इंफॉर्मेशन क्या क्या याद रखने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने ये भी कहा कि जब देश आजाद हुआ, इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लिख लीजिए, महत्वपूर्ण उपलब्धि, महत्वपूर्ण उपलब्धि है, देश आजाद होने का देश के प्रथम, लिख लो, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वह देश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, जो देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतों के एकीकरण में, इंटीग्रेशन में, एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। और कितनी रियासतें हैं बेटा? 565 रियासतें उस समय थी, 565 रियासतें थी। छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों को भारत के पक्ष में करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बात समझ में आया सभी को? तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इनकी महत्वपूर्ण जो अचीवमेंट अगर कोई कहा जाए, तो आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये सब आप चीजें जानते होंगे। लिख लीजिए इसको, फटाफट सब लोग लिख लीजिए, जितना भी चीज मैं लिखवा रहा हूं आप सभी को। इसके साथ साथ इनका शुरुआत की बात की जाए, क्योंकि 4 भाइयों में से ये तीसरे थे, क्योंकि 4 इनके भाई थे, और तीसरे जो बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, आप जानते हैं 4 भाई थे ये लोग। और 1924 में प्रथम भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष इनके भाई बने थे, जो बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने भाई थे, तो विट्ठल भाई पटेल इनके भाई थे, विट्ठल भाई पटेल, पटेल कौन थे? बड़े भाई थे, बड़े भाई। और विट्ठल भाई पटेल कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे। विट्ठल भाई पटेल साहब जो है प्रथम भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष बने, प्रथम भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष बने। अरे क्लियर है सभी को? भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष, 4 भाइयों में से ये तीसरे थे। इसके साथ साथ ये हल्के व्यक्ति नहीं थे भाई। 36 साल की आयु में इंग्लैंड में जाके बैरिस्टर की डिग्री लिया, और जब भारत लौटे तो अहमदाबाद में चूंकि इन्होंने वकालत किया, और गुजरात के सफलतम वकीलों में से शुमार हो गए। यहीं गुजरात में वो महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और काफी उनसे
प्रभावित हो जाते हैं। तो खैर ये सारी चीजें आप सभी जानते होंगे। तो याद रखिएगा 1913 में 1913 में कहा जाए तो इंग्लैंड जाकर चूंकि 36 वर्ष की उम्र में 36 वर्ष की उम्र में बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड में प्राप्त किया। बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड में प्राप्त किया, याद रखिएगा। और 36 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया। ये जब आते हैं, जब इंग्लैंड से ये कहां आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं बेटा भारत। और भारत में जब आते हैं गुजरात, तो गुजरात से ये क्या करते हैं, गुजरात में आकर वकालत करते हैं। और वकालत करने के दौरान जो है गांधी जी से मुलाकात होती है। गांधी जी से, लिख लो, गांधी जी से मुलाकात होती है। और गांधी जी से मुलाकात होती है तो ये गांधी जी से प्रभावित हो जाते हैं, गांधी जी से प्रभावित हो जाते हैं। समझिएगा, एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं। ये गांधी जी से बेटा प्रभावित हो जाते हैं और बड़े वकीलों में शुमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि वो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर बेटा एकदम याद रहे। इतना लिख लीजिए आप सभी, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे स्टूडेंट को पता रहे कि हम लोग को जो चीजें चाहिए क्या वो चीजें हैं कि नहीं। अगर इनके स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान की बात की जाए तो जैसे गांधी जी चंपारण गए, चंपारण सत्याग्रह में गए गांधी जी, तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ इन्होंने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ इस देश में, उसमें किसानों का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके फलस्वरूप उसी खेड़ा में ब्रिटिश से कर माफी करवाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में अगर देखें तो इस देश में बारदोली सत्याग्रह हुआ और महिला सहित किसानों का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी बारदोली में जो है सरदार की उपाधि उनको बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो गांधी जी के साथ ये भी गए और गिरफ्तारी भी दी और जेल भी गए। कराची के अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात की जाए तो ये उसमें प्रमुख नेता थे और इनकी लंबी जेल हुई। बात समझ में आया? तो कुल मिला के इनका जो योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बेटा बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके हर डायमेंशन को मैं आप सभी को बता रहा हूं। चलिए, तो स्वतंत्रता में योगदान लिखिए। स्वतंत्रता में क्या क्या योगदान है लिखिए। तंत्रता में योगदान, पहला 1917 चंपारण, 1917 लिख लीजिए बेटा, चंपारण लिखिए। 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इस सत्याग्रह में दूसरा लिखिए गांधी जी का साथ इन्होंने दिया। 1918 खेड़ा में, 1918 में बेटा खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अगला लिख लीजिए। इसके बाद बेटा 1928 बारदोली सत्याग्रह, लिखो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। और इसी बारदोली में बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि, बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि, सरदार लिख लीजिए, सरदार की उपाधि। ठीक है। 1931 में, 1931 लिख लो, 5 मार्च 1931, खैर लिखो, सिर्फ 1931 लिखो, लिखो 1931 में कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन की बात अगर करें तो इस कराची अधिवेशन में आप सभी जानते हैं
कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष, लिख लीजिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष के अध्यक्ष कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बेटा ये अध्यक्ष बने। 1942 आते आते अगर बात करें, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, लिख लो, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है, जो क्विक इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता बने और लंबी जेल हुई, लिख लो, प्रमुख नेता। और इनकी क्या हुई थी? लंबी जेल हुई थी। ठीक है, तो एक व्यक्ति का कम से कम योगदान तो जानिए कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कितना उन्होंने योगदान दिया है। चाहे चंपारण में हो, चाहे खेड़ा में हो, चाहे बारदोली में हो, चाहे वो दांडी में हो, चाहे वो कराची अधिवेशन की बात हो, चाहे वो भारत छोड़ो अधिवेशन की बात हो, और आजादी के बाद तो आपने देखा आजादी के समय किस प्रकार उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया। उस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख लीजिए पहले इतना। मैंने कहा जो देशी रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका थी, अगर आपसे पूछा जाए तो देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका अगर आपसे कोई पूछ दे, इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि इतिहास में पढ़ना था, रियासतों के एकीकरण में भूमिका। कितनी रियासतें? तो रियासतें टोटल अगर देखा जाए बेटा तो 565 के आसपास रियासतें थी। 565 रियासतों को भारत के पक्ष में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो जो हैदराबाद, 3 याद रखना, हैदराबाद, हैदराबाद, जूनागढ़, क्योंकि जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है, और तीसरा है कश्मीर। हैदराबाद कह रहा था भैया हम हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे, तो हैदराबाद को तो भैया ऑपरेशन पोलो लगाया गया। हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो लगा के हैदराबाद रियासत को एकदम दिमाग ठंडा कर दिया। जूनागढ़ और कश्मीर, इन दोनों लोगों से वार्तालाप किया गया। क्या किया गया? वार्तालाप के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से भारत में शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया, वार्तालाप के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। तो ये भी बात आप सभी को एकदम याद होना चाहिए। उस समय रियासतों का एकीकरण करना बहुत कठिन काम था, और राजनीतिक इतना इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं कि रियासतों को भारत के पक्ष में लाना एक बहुत बड़ी बेटा चुनौती थी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाएं शुरू की, भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की, पुलिस सुधार की इन्होंने बात की, आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी की बात इन्होंने की, और इनकी मृत्यु के बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से बेटा इनको सम्मानित किया गया, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें बताया। 1991 में देश के लिख लीजिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सम्मान भारत रत्न से सम्मानित, लिख लीजिए भारत रत्न से सम्मानित, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। आईएएस की इन्होंने नींव रखी। आईएएस जो है अखिल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की नींव रखी, नींव रखी। ठीक है, इनके नाम पर हैदराबाद में आईपीएस की जब ट्रेनिंग होती है, जब आईपीएस आप लोग बनेंगे तो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशिक्षण केंद्र में जाएंगे और वहां पे आईपीएस की ट्रेनिंग आप लोग करेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस। ये वही व्यक्ति हैं जो पुलिस रिफॉर्म की बात किया, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की बात की। उस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो
तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, चूंकि मैंने इस पे ज्यादा समय इसमें लिया ताकि अगर जीवन भर कभी भी क्वेश्चन आपसे अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछे तो कम से कम आप बताने की स्थिति में रहें कि सर सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनकी दृढ़ता के कारण सुनना पसंद नहीं करते थे। भारत माता की सेवा ही मेरा धर्म है, ये बार बार उनकी राष्ट्रीयता का आंदोलन का नारा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो लिख लो बेटा इतना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला लिख लीजिए। चलिए, अगला टॉपिक है बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। मुख्य न्यायाधीश आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भाई बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, उसी में कोई मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बारे में कि कौन है सूर्यकांत जी। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा परिचर्चा बेटा कर लेते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, चूंकि औपचारिक रूप से अगर कहा जाए मुख्य न्यायाधीश जो भूषण साहब हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश आएंगे उनका नाम है बेटा जस्टिस सूर्यकांत। क्या नाम है? जस्टिस सूर्यकांत। और जस्टिस सूर्यकांत जो आएंगे वो देश के कौन से होंगे? वो 53वें होंगे, 53वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 53वें सीजेआई होंगे। ये रहा फैक्चुअल डेटा। ये इतना तो आपको फैक्चुअल चीजें परीक्षा में पूछी जाएंगी कि जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कितने नंबर के बनने वाले हैं। अगर मैं पूछूं इनकी नियुक्ति के बारे में, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 124 क्लास 2 उसके द्वारा वो शासित होती है। और इसके अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो महोदय होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं बेटा? वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं जिन्हें वो आवश्यक समझते हैं। बात समझ में आया? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से कम एक माह पूर्व अगले मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश भी की गई है। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब चूंकि देश के 53वें क्या बनेंगे? मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। बात समझ में आया? तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, सूर्यकांत जी के बारे में। मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता है बड़ा संवैधानिक पद होता है बेटा, और संसद के 3 पिलर होते हैं। आपने संसद पढ़ा होगा, तो संसद के 3 पिलर होते हैं। एक होता है लोकसभा, लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। एक होता है बेटा राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो संसद के बेटा 3 पिलर होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा क्या होता है बेटा? ये लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस। ये राज्यसभा को बेटा हम अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, जनता का सदन। सब पढ़ा होगा पॉलिटी में आपने। जनता का सदन का अर्थ यह होता है कि जनता डायरेक्ट क्या करती है? वोट करती है। जबकि राज्यसभा में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति का काम, ये तीनों के तीनों किसके अंग होते हैं? ये संसद के अंग होते हैं। विधायिका कार्य, चूंकि आपने पढ़ा होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और तीसरा पढ़ते होंगे आप न्यायपालिका। एक नियम बनाता है, ये विधायिका क्या करती है? नियम बनाती है। ये नियम को एग्जीक्यूटिव कराता है कार्यपालिका, और न्यायपालिका क्या करता है बेटा? फैसले वैसले देने का काम। अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो वो एक काम होता है वो न्यायपालिका का। आपको कुछ भी होता है, समस्या होती है, तो आप न्यायपालिका के पास जाते हैं।
राज्यसभा जो राष्ट्रपति होते हैं विधेयक को क्या करते हैं, कोई भी विधेयक या तो लोकसभा में आता है या तो राज्यसभा में आता है। जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पे सिग्नेचर करते हैं और वो देश का कानून बन जाता है, देश का कानून बनता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये सब बस रिकॉल करा रहा हूं। जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं एक बहुत बड़े कहा जाए कैप्टन हैं जितने भी न्यायाधीश हैं इस देश के। बात समझ में आया? तो सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि भैया इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब भारत की न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। इनके जिम्मे न्यायिक प्रशासन, मामलों यानी केसों का आवंटन, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो क्या करते हैं राष्ट्रपति साहब, क्योंकि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति बेटा क्या करते हैं, न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करेंगे जिन्हें वो आवश्यक समझते हैं। क्लियर है सबको? तो एक बार पहले लिख लीजिए, देख लीजिए, फिर हम इसको आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। लिख दीजिए। सबसे पहले अगर इनकी नियुक्ति की बात अगर हम करें बेटा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इससे बेसिक नहीं हो सकता। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं औपचारिक रूप से एक जो कहा जाए मुहर बंद वारंट के माध्यम से, चूंकि कोलेजियम व्यवस्था होती है, सीजीआई होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और इन क्लोजियम जो जैसे एक क्लोजियम प्रणाली होती है, ये समझो इस तरह से एक क्लोजियम प्रणाली होती है। कोलेजियम क्लोजियम प्रणाली जो होती है उस प्रणाली में सीजीआई, मान लो इस समय के जो सीजीआई हैं वो रहेंगे और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं क्लोजियम में। बात समझ में आया? और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को संभालते हैं। ये लोग अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को संभालते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति को संभालते हैं। किंतु यह अप्रत्यक्ष रूप से सीजीआई के चयन में वरिष्ठता मापदंड को अपनाते हैं, यानी कि जो वरिष्ठ होगा उस मापदंड को ये लोग अपनाते हैं। और उसका जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से एक सीलबंद लिफाफे के माध्यम से वो जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, औपचारिक रूप से जो है उसके माध्यम से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जिसके बाद नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष, और ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश साहब होते हैं वो शपथ किसके सामने लेते हैं, तो शपथ जो है वो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। सामने लेते हैं, जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। अब इतना समझ लीजिए, इनके पास एक राष्ट्रपति साहब का काम है सिर्फ शपथ दिलाना इनको, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कोलेजियम व्यवस्था से होती है, जिसमें सीजीआई होते हैं वर्तमान और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और वरीयता के क्रम को देखा जाता है, वो रिपोर्ट जो सीलबंद लिफाफा होता है उसके माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से इसका ऐलान कर देते हैं। ठीक है, पहले लिख लीजिए इतना। आप सभी जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे या स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो लिखिए, 2-3 फैक्ट लिखिए, नोट करके लिखिए। ब्रिटिश भारत के, लिखिए, पहला, ब्रिटिश भारत के प्रथम
मुख्य न्यायाधीश। ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर मैरिस, लिखिए सर मॉरिस, सर मॉरिस, सर मॉरिस साहब हैं। लिनफोर्ड गवायर कहता है, लिनफोर्ड, ठीक। दूसरा लिखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, लिखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है बेटा? तो न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया, लिखिए न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। समझ में आया सभी को? तो ये सबसे लंबा कार्यकाल किसका था बेटा? सबसे लंबा कार्यकाल, तो लिखिए सबसे लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था बेटा वो किसी और का नहीं था, न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु का था। न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये सब पहले लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देश के, लिख लीजिए देश के, ऐसे लिखो, देश के, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले मुख्य मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे बेटा? तो मुस्लिम न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है बेटा? पहली महिला न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश का नाम है, लिख लो, इनका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम बेटा? फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये सब चीजें बता रहा हूं आपको, ताकि बेटा कभी भी प्रश्न आए तो आप बताने की स्थिति में रहें कि ये जितने भी नाम हमको सर ने पढ़ाया है, अगर कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताने की स्थिति में रहें कि हाँ सर हमको पता है, ठीक है। संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं 124 में इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। संविधान का जो आर्टिकल 124 क्या कहता है? अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ा होगा 124 का क्लास 1, ये क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन में मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख। सर्वोच्च न्यायालय के गठन में, के गठन में, सर्वोच्च न्यायालय के गठन में मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख, लिखो मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख, मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज 2 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 कहता है, ये कहता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। मान लीजिए ये पूछ दे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सा आर्टिकल है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आर्टिकल है आर्टिकल 124 क्लॉज 2। 124 क्लॉज 4 क्या कहता है, लिख लो। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या कहता है? ये कहता है बेटा मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख, लिखो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख, प्रक्रिया का हटाने की बेटा प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे इसीलिए मैंने आप सभी को इसमें बताया।
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप लिख लीजिए। आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप चीजों को जानने की स्थिति में हैं, इसीलिए उन चीजों को अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। लिख लीजिए फटाफट इसको, फटाफट लिखिए इसको। तो अगला जो हम बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे हम लोग ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में। तीसरा पॉइंट, ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल बेसिकली क्या है, थोड़ा सा जान लो। देखिए ऑपरेशन त्रिशूल है, ये फिगर जो दिख रहा है ऑपरेशन त्रिशूल का है। और ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा भारत सरकार के द्वारा पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में यह आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। अब कहेंगे सर प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का मतलब क्या हुआ, जिसमें तीनों सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है। इसका उद्देश्य क्या है सर, इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न क्षेत्रों, चाहे जमीन पर हो, चाहे हवा में हो, चाहे वो साइबर हो, आंतरिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो परिचालन क्षमताओं का परीक्षण और उसका प्रदर्शनी करना इसका मेन उद्देश्य है। अच्छा, किस विभाग के द्वारा इसे संचालित किया गया है, तो इसे कहेंगे सर डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया गया है। यह अभ्यास चूंकि राजस्थान और गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, चूंकि राजस्थान का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और गुजरात का भी बॉर्डर बेटा पाकिस्तान से लगता है। और मैंने यही अभी कहा कि पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा ऑपरेशन त्रिशूल। देखिए कितने आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन, शांति से बीच में इसको लिखिए, ऑपरेशन त्रिशूल। तो ऑपरेशन त्रिशूल कहां होगा, पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में, पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में। चलो भैया, अब हो गया कि पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में, कोई बात नहीं। आयोजन कौन कर रहा है इसका, आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा, आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय द्वारा। चलो भैया, तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन होंगे फिर, तो रक्षा मंत्री होंगे राजनाथ सिंह जी। लिख लो, राजनाथ सिंह, यूपी के पूर्व सीएम राजनाथ सिंह, लिख लीजिए। और यह सैन्य अभ्यास एक प्रमुख त्रिसेवा है, प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, प्रमुख त्रिसेवा, जल, थल और वायु सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एक, मैंने कहा ना कि तीनों क्षेत्रों में जल, थल और वायु जो सैन्य अभ्यास है ये तो रहेगा ही रहेगा। और मैंने कहा कि इसका उद्देश्य कि विभिन्न क्षेत्रों में, भूमि में, वायु में, समुद्र में, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में संयुक्त परिचालन क्षमताओं का इसका परीक्षण करना इसका मेन काम होगा। पहले लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। इसका जो काम है फटाफट लिख लीजिए पहले। अच्छा, इसका उद्देश्य अगर कोई पूछे सर इसका उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य पश्चिमी सीमा पर भारत की प्रतिरोध क्षमताओं को मजबूत करना। आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, बार बार कुछ ना कुछ खुरापात करता है, और पाकिस्तान का रिप्लाई कौन करता है, भारत करता है। भाई शुरुआत वो करता है और हम उसका जवाब देते हैं। अच्छा, आपको लगता होगा कि हमारा जो दुश्मन है वो दुश्मन पाकिस्तान है, तो गलत सोचते हैं। पूरी दुनिया में सिपरी की जो रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में सारी लड़ाई जो होती है बेटा वो खरीदने और बेचने की होती है। अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को विकसित समझता है, अमेरिका का साथी
अब देखिए हथियार वो हमको भी जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका हमको भी हथियार देता है, हथियार, और हथियार हमको भी देता है, और ये पाकिस्तान, इंडिया को भी देता है, पाकिस्तान को भी देता है। इसके बदले इसको जाता क्या है, इसको पैसा जाता है, और इस पैसे से ये क्या करता है, देश का विकास करता है, अपने देश का विकास करता है। और लड़ाने का काम भी कौन करता है, लड़ाने का काम भी अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ये हमको लड़ाता है, इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ लड़वाता है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ लड़वाता है। हथियार बेचने वाला ये, पैसा कमाने वाला ये। अगर वो हथियार हम लोग जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे पैसा खत्म खर्चा करते या लगाते, वो पैसा हम हथियार खरीदने में लगा रहे हैं। तो हमारा पैसा तो जा रहा है हथियार खरीदने में, यानी कि हमारा पैसा जा रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो अपने देश का क्या करते हैं बेटा, देश का अपने क्या करते हैं, अपने देश को और बेहतर करते हैं, देश के डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। तो पश्चिमी सीमा पर प्रतिरोधक क्षमता, भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है। दूसरा, स्वदेशी, जो देसी की बात की गई है, अपनी बात की गई है, स्वदेशी हथियारों और के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का प्रदर्शन करना। संभावित जो बहुमोर्चा या खतरे हैं, उन खतरों के विरुद्ध जो है तैयारी का परीक्षण करना, क्योंकि मान लीजिए कोई अटैक कर देगा तो हम तो कम से कम तैयारी मजबूत रखें। आपका जब भी पेपर हो, आप इतनी तैयारी कर लो कि जब भी आपका पेपर हो तैयार हो, पेपर देने के लिए हमेशा। तो इसका उद्देश्य अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा, उद्देश्य में, उद्देश्य क्या उद्देश्य है, पहला, पश्चिमी सीमा पर, पहला, पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर भारत की प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना, भारत की प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना, पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरा लिख लो बेटा, स्वदेशी हथियारों, स्वदेशी हथियारों की तैनाती के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना, को आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना भी इसका मेन उद्देश्य होता है। लिख लीजिए, लिख लो बेटा। तो ऑपरेशन त्रिशूल का मेन उद्देश्य यही है कि अपनी को इतना मजबूत कर लीजिए कि अगर दुश्मन अटैक करे तो उसके पहले हम इतना मजबूत रहें, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया करने के लिए हम तैयार रहें। यही है ऑपरेशन त्रिशूल। लिख लीजिए, ऑपरेशन त्रिशूल। तो इसका उद्देश्य भी आप लोगों ने देखा कि भाई इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर कोई भी दुश्मन हमारे पे अटैक करता है तो उसकी क्रिया का हम प्रतिक्रिया क्या करें, करते रहें। यही होता है बेटा ऑपरेशन त्रिशूल। क्लियर है सभी को? एक बार चलिए, ये सारी चीजें हम लोग को जो है लेकर चलना है, क्योंकि हम हर मुद्दे पर, हर डायमेंशन पर बेटा हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन त्रिशूल काफी इंपॉर्टेंट था। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इस बार जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है वो आपका 8वां हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, ये सौर गठबंधन क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली है क्या, जिसके बारे में इतना हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका, इस सम्मेलन में चूंकि 124 देशों के प्रतिनिधि आए थे और बहुत सारे देशों के जलवायु मंत्री भी आए थे। इसका उद्देश्य यही है, जो सोलर है, जो सौर है, उसको, सौर को प्रोत्साहन देना, सस्ती सौर ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को तेज करना। और इसका जो आयोजन किया गया था
वो 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक, इसी 27 से 30 अक्टूबर तक वो नई दिल्ली में किया गया था, भारत मंडपम में किया गया था। ठीक है, क्योंकि सरकार भी प्रमोट कर रही है सोलर को। आज गांव गांव में लोग कह रहे हैं सोलर लगवाइए, अपना खुद का बिजली प्रोड्यूस कीजिए, उस बिजली को बेचिए और पैसा कमाइए। भारत चूंकि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी बन चुका है और यह दुनिया को कार्बन तटस्थ भविष्य की दिशा में लाने के लिए बेटा यह प्रतिबद्ध भी है। भारत के जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में जो है यह सभा आयोजित किया गया था। क्योंकि भारत मंडपम नई दिल्ली में है तो इस बार भी जो आयोजन हुआ था वो भारत मंडपम में हुआ था। तो आइए थोड़ा सा लिखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इस बार जो हुआ है वो 8वां हुआ है। 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है वो कहां हुआ है बेटा? 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। 27 से 30 अक्टूबर तक कहां हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली। आयोजनकर्ता कौन थे? तो आयोजन जो करता है प्रहलाद जोशी थे। जोशी, ठीक है। आयोजनकर्ता कौन थे बेटा? प्रहलाद जोशी थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिख लो। इसका उद्देश्य था पहला, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को तेज करना। लिखो, ऊर्जा एनर्जी की बात कर रहे हैं, परिवर्तन को तेज करना पहला पॉइंट। दूसरा, सस्ती सौर ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाना। लिखो, सस्ती सौर ऊर्जा पहुंच को बढ़ाना। तीसरा लिख लो, वैश्विक सौर को प्रोत्साहन देना। वैश्विक सौर सहयोग को प्रोत्साहन देना, ये इसका मेन उद्देश्य था। बात समझ में आया सभी को? पहले इतना लिख लीजिए, आप सभी लिखिए इतना। आप जानते हैं कि और भी उद्देश्य में लिख लीजिए। इसके उद्देश्यों में और भी पॉइंट में लिखवा देता हूं। इसके उद्देश्यों में और लिख लीजिए। इसका उद्देश्य में सोलर वित्त की बात की गई है, तकनीक सहयोग को बढ़ाने के सौर वित्त की बात की गई है, तकनीक सहयोग की बात की गई है। भाई, तकनीक सहयोग की बात इसलिए कि तकनीक का आदान प्रदान करना भी बड़ा जरूरी है। भाई, सौर ऊर्जा का एक्सप्लोर की बात की गई, वैश्विक प्रसार। लिखो, सौर ऊर्जा का वैश्विक प्रसार, ऊर्जा का वैश्विक प्रसार की बात की गई है। यह भी बात की गई है, सौर ऊर्जा का वैश्विक प्रसार होना चाहिए। विकासशील देशों में ऊर्जा पहुंच की बात की गई है। लिख लो, विकासशील देशों में, जैसे हम जैसे देश, विकासशील देशों में ऊर्जा पहुंच की बात की गई है। लिख लीजिए, ऊर्जा पहुंच की बात की गई। ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं ताकि अधिक से अधिक। अच्छा, भागीदार देश कौन है बेटा? भागीदार देश भारत। देश कौन है बेटा? भागीदार देश है भारत। लिख लो, भागीदार देश कौन है? तो भागीदार देश बेटा भारत है। इसको भी आप सभी को लिखना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अगर आपसे कोई पूछे कि सर स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना लिखिए 2015 में।
2015 में मोदी जी जब सत्ता में आए थे तभी हुई थी। और स्थापना का स्थान कहां पर आपसे पूछे तो लिखिए फ्रांस में, पेरिस की राजधानी फ्रांस। स्थान पूछे, स्थान लिखिए फ्रांस। कहां पर? पेरिस में हुआ था। उस समय कॉप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 चला था, कॉप 21 चल रहा था। संस्थापक देश पूछे तो लिखिए भारत और फ्रांस। लिखिए संस्थापक देश, देश लिखिए भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। देखिए एक एक चीज मैं बता रहा हूं, इतना अगर डायग्राम भी बना के क्लास में पेपर में चले आओगे ना भाई, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे की जो दिमाग में उस बच्चे ने उस चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको ऐसे पढ़िए ताकि करंट अफेयर नहीं, ये सारी चीजें आपको मालूम हो कि यार इतना बढ़िया से चीजें की जा रही है। अगर इसका हेडक्वार्टर भी कई बार पूछा है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय आपका कहीं और नहीं, साइबर सिटी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। कहां पर बेटा? हरियाणा में। क्लियर है? इस तरह से पढ़िए। कितने सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देश कितने हो सकते हैं बेटा? तो अगले पेज पे चलो मैं बता देता हूं। 124 देश है इसके टोटल सदस्य। इसकी सदस्यता लेने वाले याद रखिएगा, ऐसे लिखवा देता हूं। सदस्यता कितने लोगों ने लिया है? तो सदस्यता लिया है 124 लोगों ने। सदस्यता लिया है 124 देश ने। 124 देशों ने सदस्यता लिया है, जिसमें 107 पूर्ण सदस्य हैं, 107 पूर्ण सदस्य हैं। और बाकी जो क्या है बेटा, बाकी जो लोग हैं वो आपके हस्ताक्षर करता है। शेष क्या है बेटा? शेष आपके हस्ताक्षर करता। शेष क्या है? शेष आपके हस्ताक्षर करता। लिख लीजिए, शेष क्या है बेटा? शेष आपके हस्ताक्षर करता है। अब बताइए, अगर इतना भी आपने डायमेंशन पेपर में बना दिया तो क्या आपका एग्जामिनर है इससे बाहर कुछ पूछेगा क्या? इसे कहते हैं असली रणनीति पढ़ाई की। यह होता है डायग्राम के माध्यम से अपनी सारी बातों को कह देना। एग्जामिनर चाहता है एक एज एस्पिरेंट से एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा अपनी चीजों को मैं और भी आगे बढ़ाता जाऊंगा। अभी जो बेसिक चीजें हैं और जो लेटेस्ट है, क्योंकि आपको करंट अफेयर स्टैटिक और करंट दोनों को जोड़ के पढ़ना है, इसीलिए मैं दोनों को जोड़ के सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, दोनों को जोड़ के इसीलिए मैं बता रहा हूं बेटा, थोड़ा भी कंफ्यूज किसी को नहीं होना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं कि लक्ष्य क्या है, हर चीज का कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आप ही लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग का भी कोई लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है क्या बेटा? पहला लक्ष्य है कि भारत की भूमिका और नेतृत्व में भारत आईएसए का संस्थापक, मेजबान और अग्रणी देश है। भारत आईएसए का संस्थापक, मेजबान और अग्रणी देश है। अग्रणी देश। दूसरा, विकासशील देशों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। लिखो, विकासशील देशों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। ठीक है, और सौर ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करने में, सौर ऊर्जा क्रांति क्या करना, इसमें सक्रिय भूमिका निभाना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। लिखो,
भूमिका निभाना। ऐसे पढ़ना है। तो ये हो गया इसका लक्ष्य। तो चाहे प्रीलिम्स में पूछे, चाहे मेंस में पूछे, आपको अगर याद है तो आप सारी चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो याद रखिएगा, चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ये सब चीजें पूछी जाती है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, चूंकि समय की भी एक बाध्यता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की है। 8वां हुआ इस बार, 8वीं हुई थी, 2015 में इसका उद्घाटन हुआ। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, कैसे जो ऑपरेशन त्रिशूल है, इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्या इसका मुख्य उद्देश्य, इस पे चर्चा किया हम लोगों ने। इसके बाद हमने मुख्य न्यायाधीश जो लेटेस्ट बनने वाले सारे आर्टिकल से लेके सब कुछ हमने बात किया। सारा चीजें हमने सूर्यकांत जी के बारे में बात किया। इसके पहले हमने बात किया सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, उनका योगदान गांधी जी से लेकर सारी चीजें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने बात किया। तो आज जितनी भी चीजें हम लोगों ने बेटा पढ़ी हैं, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने हर चीजों पे बड़ी बारीकी से, बड़ी शिद्दत के साथ बेटा हमने चारों टॉपिकों को बड़े अच्छे से बताया। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ऑपरेशन त्रिशूल हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, या जस्टिस सूर्यकांत हो जो सीजीआई है, या कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 क्या कहता है, क्लॉज 2 क्या कहता है, हर मुद्दे पर बात किया। तो ए प्लस के द्वारा आपको वो सारी चीजें दी जा रही है कि आप घर बैठे ही जो है, आप ए प्लस से जुड़िए, उस कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। यहाँ बेसिक टू एडवांस लेवल पे तैयारी होती है। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया हो, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आपके पास आपकी वीडियो पहुंचे। ठीक है? ताकि आप नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, जब भी क्लास होगी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है? तो हम डेली करंट अफेयर आपके सामने लेकर आएंगे, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रिंस जायसवाल आप सभी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आइए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इन चीजों को और आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर चीजों को समाप्त करता हूं। फिर मिलूंगा कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।